आइए बच्चों, आपका स्वागत है स्टडी विथ विजय यूट्यूब चैनल में। आज आप लोग को बिहार बोर्ड के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर विचार किया जाएगा। यह आपके परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, तो इसको शुरू से अंत तक ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए हम एक एक प्रश्न को लिखेंगे और हल करेंगे। पहला प्रश्न है, प्रश्न पहला है कि यदि भाग एल्गोरिथ्म A बराबर B गुने Q प्लस R में B बराबर 43, Q बराबर 31 तथा R बराबर 32 हो तो A का मान क्या होगा? तो A का मान क्या होगा, ये आपका प्रश्न है। तो ऑप्शन में है, A के ऑप्शन में है 1365, B ऑप्शन में है 1356, C ऑप्शन में है 1360 और D ऑप्शन में है 1350। यहाँ पर क्या कहता है, यदि भाग एल्गोरिथ्म, यानी भाग एल्गोरिथ्म क्या है? मान लिया कि भाज्य है, आई भाजक है, भागफल है प्लस शेषफल है, तो B क्या है? ये है B क्या है? भाजक इतना है, भागफल इतना है तथा R इतना है, तो A का मान क्या होगा? यही मान इसमें बैठा देंगे, तो A बराबर क्या हो जाएगा? यह है भाज्य, यानी एक तरह से भाज्य हम पहले भी पढ़ चुके हैं नीचे क्लास में कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो पूछा जा रहा है क्या? A का मान। A क्या है? भाज्य है, तो यहाँ पर A बराबर क्या हो जाएगा? A बराबर B का मान कितना है? 43 है। 43 गुने Q का मान कितना है? 31 प्लस R का मान कितना है? 32। इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 43 और 31 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 43 और 31 में गुना करेंगे तो 43 इकाई, या 3 इकाई 3, 4 इकाई 4, 3 तिया 9 और 4 तिया 12, यानी 3 9 4 13, 2 और 1 3 1, इसमें 32 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 2 5, 3 3 6, 3 1, 1365 हो जाएगा, यानी 1365। ये ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये इसका आंसर, सही आंसर कौन हुआ? 1365। हम समझते हैं, आप समझ गए होंगे, इसलिए हम अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है?
प्रश्न 2 है, प्रश्न संख्या है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, यहाँ प्रश्न क्या कहता है? सबसे छोटी अभाज्य और सबसे बड़ी भाज्य। सबसे बड़ी भाज्य संख्या का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? ऑप्शन में दिया है 10 होगा, ऑप्शन में है 10, बी ऑप्शन में है 6, सी ऑप्शन में है 8 और डी ऑप्शन में है 4। कौन होगा? तो आइए देखें। सबसे छोटी भाज्य कहता है, सबसे छोटी भाज्य और सबसे बड़ी है, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे बड़ी भाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे? देखिए, अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं मालूम होगा, यानी वैसा संख्या जो एक और खुद को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से विभाजित नहीं होता है, उसको हम कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है? एक और खुद को छोड़कर कोई अन्य संख्या से विभाजित ना हो, वैसा संख्या अभाज्य संख्या कहलाता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या में कौन आता है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? संख्या 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है? 2। कैसे? क्योंकि 1 और 2 के अलावा किसी और संख्या से इसमें भाग नहीं लगता है, इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से शुरू होता है। और सबसे बड़ी भाज्य संख्या, सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या कहता है? क्वेश्चन गलत तो नहीं? सबसे छोटी भाज्य संख्या, यहाँ पर सबसे छोटी भाज्य संख्या, बड़ी नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन गलत लिखा गया। सबसे छोटी यहाँ पर लिख देना है सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? वैसा संख्या जिसमें एक और खुद के अलावा कोई और अन्य अंक से भी विभाजित हो जाता है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है? 4 होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना है? तो 4 है, क्योंकि 4 1 और 4 के अलावा 2 से भी विभाजित हो रहा है, इसलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या कहाँ से शुरू हो रहा है? 4 से। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहाँ है? 2 है। ये दोनों का गुणनफल पूछा जा रहा है, तो दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा? गुणनफल क्या हो जाएगा? इसका गुणनफल बराबर हो जाएगा 2 गुने 4 बराबर 8। ऑप्शन में अगर 8 है तो 8 सही आंसर होगा। ये सी ऑप्शन सही है। हम समझते हैं, समझ गए होंगे, इसलिए हम अब अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 3। अगला तीसरा नंबर का प्रश्न क्या है? तीसरा नंबर प्रश्न है। प्रश्न तीसरा का क्या सवाल है?
कि 5, 15, 20 के लसा और मासा का अनुपात है। क्या है? ए में है 9:1, बी में है 4:3, सी में है 11:1 और डी में है 12:1। डी ऑप्शन में है 12:1। अब देखिए ये क्या पूछ रहा है कि 5, 15 और 20 के लसा तथा मासा का अनुपात पूछ रहा है। तो इसमें लसा और मासा का अनुपात, तो इसका लसा कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर देखते हैं लसा और मासा का अनुपात पूछा जा रहा है। तो इसमें मासा कितना है? मैंने वैसे छोटी संख्या जिससे तीनों संख्या विभाजित हो जाए, तो वो मासा हो जाएगा 5 और लसा क्या हो जाएगा? यानी इसको हम खंड करेंगे तो लसा हो जाएगा, यहाँ ऊपर में लिखेंगे लसा, काहे कि लसा और मासा का अनुपात पूछ रहा है बटा मासा। लसा कैसे निकालते हैं संख्या का? 5 है ये संख्या 1 और एक संख्या कितना है? 3 गुने 5 है और एक संख्या कितना है? 20 है, तो 2 गुने 2 गुने 5 है। इसमें 5 का अधिकतम घात कितना है? 1 है। 5 है, ये 5 है, ये 5 है। 5 का अधिकतम घात कितना है? तो 5 है। 3 है, 2 है, यानी 5, 3 और 2 तो कितना हो जाएगा? लसा कितना हो जाएगा? इसमें 5 दिया 15, 2 ने 30, 5 × 5 = 25, 5 दिया 15 और 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, यानी अधिकतम पावर 2 का 2 है। तो यहाँ हो जाएगा एलसीएम कितना हो जाएगा? यानी लसा ऊपर कितना हो जाएगा? 5 गुने 3 गुने 2 के पावर 2 न है, 2 के पावर 2 है, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 × 12 = 60। अब मासा कितना हो जाएगा? इस दोनों तीनों में कॉमन 5 है, इसलिए 5 हो जाएगा। ये 5 से तो 5 ही कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 × 12 और नीचे क्या बचा? 1, यानी 12:1। 12 किस ऑप्शन में? डी में। हमारा आंसर डी ऑप्शन। ये हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न। चौथा नंबर का ऑब्जेक्टिव क्या है? हाँ, चौथा नंबर में है प्रश्न है। चौथा प्रश्न क्या कहता है कि दो लगातार संख्याओं का मासा है। दो लगातार संख्याओं का मासा है। क्या है? ऑप्शन में दिया है 4, बी में दिया है 2, सी में 0 और डी में 1। दो लगातार संख्याओं का मासा कितना होता है? दो लगातार संख्या, कोई भी दो लगातार संख्या लीजिए, उसका मासा क्या होगा?
जैसे मान लिया कि कोई लगातार संख्या 2 और 3, इसका मासा कितना होगा? तो इसमें कोई ऐसा संख्या न है जो इसको विभाजित करता है। वह संख्या 1 है जो दोनों को विभाजित करता है, इसलिए इसका मासा 1 होगा। इसी प्रकार हम 3 और 4 लेते हैं तो इसको भी 1 विभाजित करेगा और इसको भी, क्योंकि 1 के अलावा कोई ऐसा संख्या ना है जो दोनों को विभाजित करे। यानी दोनों में कॉमन जब भी है तो 1 ही है। इसलिए 2 लगातार संख्याओं का मासा जब भी होता है तो 1 ही होता है। इसलिए याद रखना होगा 2 लगातार संख्याओं का मासा क्या होता है? 1 होता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे कि कोई भी 2 लगातार संख्या रहेगा उसका मासा कितना होता है? 1 होता है। इसको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां नंबर का ऑब्जेक्टिव क्या है। पांचवा नंबर ऑब्जेक्टिव है कि 2 संख्याओं का गुणनफल। यहाँ है प्रश्न, 5वां प्रश्न है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका मासा, उसका मासा 17 है तो उसका लसा होगा, तो उसका लसा होगा। यानी लघुत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्त क्या होगा वही पूछ रहा है। ऑप्शन है ए में 102, बी में 85, सी ऑप्शन में है 107 और डी ऑप्शन में है 570। 570 नहीं, 510 है, बल्कि 510। तो इसको देखा जाए, 2 संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, इतना है और उसका मासा कितना है? 17 है। हम जानते हैं कि संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं, 2 संख्या है तो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लसा गुणे मासा। फॉर्मूला है, सूत्र है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लसा गुणे मासा। तो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 8670 है बराबर लसा उसका दिया है कितना? मासा दिया है, तो लसा निकालना है। यानी लसा गुणे मासा कितना है? 17। अब वो लसा ज्ञात करना है, 17 बटा में हो जाएगा और 8670 बटा 17 बराबर लसा। लसा प्राप्त हो गया, इसको काटेंगे। 17 पचे 85, 1 17 21 17, 510 आ गया। हमारा ऑप्शन डी सही है। इस प्रकार से हम इसको हल करते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। छठा ऑब्जेक्टिव क्या है? तो छठा प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि 65 तथा 117 का मासा 65 m
माइनस 117 के रूप में है तो m का मान है, तो m का मान है। m का मान क्या है? ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है 3, ऑप्शन डी में है 4। कौन सही उत्तर है बताना है। कैसे बताएंगे? तो आइए देखते हैं इसको। क्या कहता है कि यदि 65 तथा 117 का मासा कितना है, इस रूप में है, तो m का मान है। इतना तथा इतना का मासा इस रूप में है, प्रश्न में कहा जा रहा है। तो इतना और इतना का मासा कितना होगा हम निकालेंगे तो कौन सा ऐसा संख्या है जो दोनों में कॉमन है, यानी दोनों को विभाजित करने वाला सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो 13 पचे 65 और 13 नवा 17 से 13 से दोनों विभाजित हो रहा है। 13 पचे 65 और ना 13 नवा 17 से मासा क्या है 13 है। यहाँ पर 65 एवं 117 का मासा बराबर कितना है 13, और 13 क्या है इस रूप का है, यानी इसके बराबर है। 13 क्या है, ये दिया गया है इसके बराबर है, यानी प्रश्न से हम लिखेंगे कि 65m माइनस 117 बराबर 13 इस रूप का है। तो अब इसको हम इधर ले जाएंगे और 65m बराबर 13 प्लस 117 और 65m बराबर 13 और 117 कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। 65 दूनी के कट जाएगा, यानी m का मान कितना आया 2। पूछा जा रहा था m का मान है तो 2 ऑप्शन बी में है। इस प्रकार से ही हल हो गया। ये था ऑब्जेक्टिव नंबर 6। अब हम 7वां देखते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या है? सातवां ऑब्जेक्टिव क्या है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या सातवां में कहता है। सातवां प्रश्न है सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मासा कितना होगा? कितना होगा ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन में दिया है, ए में दिया है, ऑप्शन ए क्या दिया है 1, बी ऑप्शन में क्या दिया है 2, सी ऑप्शन में क्या दिया है 3 और डी ऑप्शन में क्या दिया है 4। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है
कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? अभी हमने हल किया सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है? 4। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है? संख्या बराबर कितना? 2। और दोनों का क्या पूछ रहा है? मासा, यानी दोनों में कौन कॉमन है? तो 2 कॉमन है, यानी दोनों का मासा बराबर कितना हो जाएगा? दोनों संख्या 2 से विभाजित है, इसलिए मासा बराबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हुआ। ये था प्रश्न 7वां। अब 8वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 8वां नंबर का प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? अभाज्य गुणनखंड हैं। यह प्रश्न 5005 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? ऑप्शन में है, ए में है, ए ऑप्शन में है 2, ऑप्शन बी में है 4, ऑप्शन सी में है 6, ऑप्शन डी में है कितना? 7। तो हम देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर कहता है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। तो इसका हम गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे? ये देखिए 5005 है, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 5 से लगाएंगे, 5 एकम 5, ये 0 है, ये भी 0 है, 5 एकम 5, 1000 1 आया। अभी कितना से लगेगा? 2 से तो लगेगा नहीं, 3 तिया 9, 3 9 27, 3 से लग जाता है, 3 तिया 9, 1 से बचेगा 10, 3 तिया 9, नहीं लगेगा, हाँ लग जाएगा, 3 तिया 9, 2 1 3 7 21, 3 तिया 9, 3 0 3, सॉरी यहाँ पर गलत है, 3 तिया 9, 1 से बचेगा 10, 3 तिया 9, ठीक तो है, 2 1 से बचेगा 11, नहीं गलत, 5 से 5 इकाई, 3 तिया 9, 1 0, 3 तिया 9, 9 10 में से 1 11, नहीं रहेगा, 3 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगता है, आगे बढ़ते हैं। 3 से नहीं लगेगा तो 5 से भी तो नहीं लग रहा, 7 से लगाते देखते हैं, 7 इकाई 7, 3 0 7 चौके 28, 2 1, हाँ लग जाएगा, 7 इकाई 7, 3 0 7 चौके 28, 2 1 7 या 21, 7 से लगा, फिर कितना से लगेगा? 7 से, अब नहीं लगेगा 7 से, तो हम सीधे 11 से लग सकता है, 11 इकाई 11, 3 3 11 तिया 33। तो इसमें कितने अभाज्य गुणनखंड है? ये भी अभाज्य संख्या, ये भी है, ये भी है, तो 1 2 3 4, इतना के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं?
तो हम गिनते हैं 1 2 3 4, यानी बी ऑप्शन सही होगा। समझ गए? तो आगे बढ़ते हैं 9वां क्वेश्चन में। अगला 9वां प्रश्न क्या है? संख्या 9वां प्रश्न में है कि संख्या संख्या 2.131113 1113 इस तरह से है। ये क्या है? ए में है पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या है। बी में क्या है? परिमेय संख्या। सी में अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। और डी में ऑप्शन में है कि कोई नहीं, इनमें कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताना है। तो देखिए, इसमें पूर्णांक संख्या कहता है कि पूर्णांक संख्या, तो 2 दशमलव ये शांत नहीं है, अशांत दशमलव है, इसलिए पूर्णांक संख्या हो नहीं सकता है। परिमेय संख्या भी नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या शांत दशमलव तक होता है। अपरिमेय संख्या हो सकता है, इसलिए ऑप्शन सही हमारा सही होगा। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है? अशांत होता है, इसलिए अपरिमेय संख्या ये हो सकता है। इस रूप में दिया गया है संख्या, यह अशांत है, अशांत दशमलव, इसका दशमलव प्रसार क्या है? अशांत है, बार बार आने वाली है, इसलिए ये संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब अगला प्रश्न 10वां प्रश्न देखते हैं। दसवां प्रश्न में पूछा जा रहा है, प्रश्न 10 में, कि 8 के पावर 0 गुने 2 के पावर 0 बराबर क्या होगा? ऑप्शन ए में है 0, ऑप्शन बी में है 1 और ऑप्शन सी में है 16 और ऑप्शन डी में है 4। इसमें से कौन ऑप्शन सही होगा? तो हम जानते हैं कि किसी भी संख्या पर पावर 0 रहता है तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है, इसलिए इसका मान भी 1 होगा, गुने इसका मान भी 1 होगा। तो 1 और 1 को गुना करेंगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है। आज का ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है।